Hello students, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 6 chapter 9, the living organisms and their surroundings. So if you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. All the links are given in the description box. So now, without further ado, let's start with today's class. Exercise section A, very short answer questions. In that, question number 1. Name one terrestrial habitat which is dry and hot. तो हमें एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का फीचर बता दिया है कि हमें एक ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का नाम बताना है जो कि ड्राई होता है एंड हॉट होता है, मीन्स सूखा और जिसका टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है, वैसा एक लैंड हैबिटेट बताना है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बताना है. सो द आंसर इज डिजर्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम एन ऑर्गन ऑफ द ग्रासलैंड herbivore which helps in its to follow the movement of a predator. हमें एक ऐसे ऑर्गन का नाम बताना है ग्रासलैंड हर्बीवोर के जो उन्हें हेल्प करता है मूवमेंट, प्रीडेटर्स के मूवमेंट को फॉलो करने में, मींस उनके जो शिकारी होते हैं उनके मूवमेंट को फॉलो करने में उनका कोई एक ऐसा ऑर्गन का नाम बताना है जो उनकी हेल्प करता है उसको फॉलो करने में. ठीक है, सो द आंसर विल बी आईज. दे हैव आईज ऑन बोथ द साइड ऑफ देयर हेड. हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे पढ़ा था कि उनके हेड के बोथ द साइड्स में क्या होती हैं, उनकी आंखें होती हैं जो कि उन्हें हेल्प करती है उनके प्रीडेटर के मूवमेंट को फॉलो करने में. ठीक है, सो द आंसर विल बी आईज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम एन एक्वेटिक एनिमल विच ब्रीथ्स इन थ्रू नोस्ट्रिल्स. एक ऐसे एक्वेटिक एनिमल का नाम बताना है जो कि नोस्ट्रिल से ब्रीथ करता है. हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल्स यूजुअली गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं जो नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, मीन्स पानी में रहते हुए भी वो वाटर एनिमल्स नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं. दैट एनिमल इज व्हेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस कॉल्ड. किसी भी स्टिमुलस, किसी भी सिचुएशन पे जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग of guard cells regulating the water level in leaves called. तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है गार्ड सेल्स का, जो कि कंट्रोल करता है वाटर लेवल को लीव्स में, उस चीज को क्या कहा जाता है. मीन्स वो जो होता है दैट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, दैट इज बीइंग नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है, सो द आंसर इज हाइड्रोट्रोपिज्म. क्लियर. नेक्स्ट सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय टर्म हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब क्या है, मीन्स यहाँ पे हमें उसका डेफिनेशन लिखना है और नेम द 3 मेन हैबिटेट्स इन अवर बायोस्फीयर. और 3 मेजर हैबिटेट के नाम बताने हैं. मीन्स हैबिटेट तो क्लासिफाइड हुए हैं, राइट, तो उन 3 मेजर क्लासिफिकेशन के नाम बताने हैं. Let's see the answer. A place where an organism live is called its habitat. एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को कहा जाता है हैबिटेट. 3 मेन हैबिटेट्स क्या क्या है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या फिर लैंड हैबिटेट, जिसके अंडर पे फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट, कोस्टल रीजन सब आ जाते हैं. नेक्स्ट मेजर मेन हैबिटेट का नाम क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट या फिर वाटर हैबिटेट. उस पे सी, लेक, रिवर, पॉन्ड्स ये सब आ गए. एंड द थर्ड वन इज एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट, मीन्स ट्री और एयर. ठीक है, दैट विल काउंट, दैट विल हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अंडर इट.
ठीक है, तो इस पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएगा. सो दीज आर द 3 मेन हैबिटेट्स इन अवर बायोस्फीयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हाइबरनेशन? गिव वन एग्जाम्पल. हाइबरनेशन क्या है और ऐसे हाइबरनेटिंग एनिमल्स का हमें एक एग्जाम्पल देना है. So the long winter sleep of cold-blooded animal is called hibernation. जो cold-blooded animals होते हैं वो क्या करते हैं, विंटर के टाइम पे पूरा टाइम सो के स्पेंड करते हैं. तो जो विंटर का लॉन्ग विंटर स्लीप हो गया, मीन्स जो विंटर के सीजन पे उन लोगों ने एक लंबी नींद भरी, उसको कहा जाता है हाइबरनेशन. सो द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ कोल्ड-ब्लडेड एनिमल इज कॉल्ड हाइबरनेशन. तो एनिमल हाइबरनेट टू अवॉइड द हार्श विंटर कंडीशन. तो वो हाइबरनेट करते क्यों हैं? क्योंकि उनको वो विंटर सीजन के जो कंडीशंस हैं उसको अवॉइड करना होता है. वो उस विंटर कंडीशंस में नहीं सरवाइव कर पाएंगे या उनको वो कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो उनको अवॉइड करना चाहते हैं. और वो अवॉइड कैसे करते हैं? एक लंबी नींद के साथ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या क्या होंगे? लिजर्ड, स्नेक्स एक्सेट्रा. क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स विच द कैमल हैज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डिजर्ट्स. हमें 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जिसकी वजह से जो कैमल्स हैं, ऊंट हैं, वो डिजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आई हैव मैंशनड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंशन किए हैं, आपको सिर्फ 2 लिखने हैं, एनी 2. ओके, so let's see all the 4 first. Limbs of camel has large pads which help it to move on hot and slippery sand. तो उनके जो पैर होते हैं, उनके पैरों के नीचे एक लार्ज पैड्स होते हैं जिनकी मदद से वो जो रेत होती है उस पर आराम से चल सकते हैं बिना स्लिप किए. ठीक है, नेक्स्ट इज द हम्प ऑफ कैमल इज अ रिजर्वॉयर ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट. कैमल्स के जो हम्प होते हैं वो एक्चुअली उनके फूड को स्टोर रखते हैं फैट के फॉर्म पे, ताकि जब उनको ज़रूरत हो एनर्जी की वो वहाँ उस रिजर्वॉयर से ले सके. रिजर्वॉयर मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को स्टोर रखा जाता है. ठीक है, तो जो हम्प है कैमल का वो उनका स्टोरिंग प्लेस है, वहाँ पे वो लोग अपना खाना स्टोर रखते हैं फैट के फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट इज it drinks a large quantity of water and stores it in water cells, muscles and connective tissues. वो एक बार में ही बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है एंड देन उसको स्टोर रखता है. कहाँ पे? वाटर सेल्स में, मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यूज में. एंड 4th पॉइंट आई हैव मेंशन्ड, इट इज इट कैन लिव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अबाउट 2 weeks. इट excretes very little water in the form of urine. तो और वो बिना वाटर के एटलीस्ट 2 वीक तक, 2 सप्ताह तक आराम से रह सकता है, क्योंकि वो जो एक्सक्रीट करता है, वाटर लॉस करता है अपनी बॉडी से, वो बहुत ही कम अमाउंट में करता है यूरिन के फॉर्म में. ठीक है, सो दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. यू ओनली हैव टू राइट एनी 2 ऑफ दीज. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, what are the common features found in mountain animals? जो हिली रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उन सब में कॉमन फीचर क्या है? ठीक है, लेट्स सी. दीज एनिमल्स आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर्ड. दिस फीचर हेल्प्स देम टू कैमोफ्लैग विद द सराउंडिंग्स एंड इन थर्मल रेगुलेशन. तो यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं, माउंटेनियस एनिमल्स जो होते हैं, वो लोग वाइट या फिर लाइट कलर के होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो कलर है उसको हेल्प करता है अपने आसपास के सराउंडिंग में, अपने स्नो जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो स्नो क्या है, वाइट कलर का है, तो वो उनका बॉडी कलर भी वाइट या फिर लाइट कलर का होता है. तो इसीलिए वो हेल्प करता है उनके सराउंडिंग में आराम से मर्ज हो जाने में, मिक्सअप हो जाने में. एंड ये उनके थर्मल को भी रेगुलेशन करता है, उनकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन दे हैव थिक स्किन और लेयर ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. और उनके पास थिक स्किन होती है, एक मोटी चमड़ी होती है, या फिर उसको हम फैट का एक लेयर भी बोल सकते हैं, वो होता है उनकी बॉडी में जो कि उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो दीज आर द 2 कॉमन फीचर्स ऑफ माउंटेन्स एनिमल. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का क्या मतलब है?
नेम 2 प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय ट्रीज, ट्रीज के द्वारा एक्सक्रीट किया गया 2 प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज एक्सक्रीशन। The process by which living body throws out the waste product produced inside the body is called excretion. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उसको बाहर फेंक देता है या बाहर कर देता है अपनी बॉडी से, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशंस, मीन्स टू थ्रो आउट द वेस्ट। अपनी बॉडी में वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर फेंक देना। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 2 प्रोडक्ट बताने हैं जो कि ट्रीज एक्सक्रीट करती हैं। सो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। द रबर प्लांट एक्सक्रीट अ वाइट स्टिकी लिक्विड कॉल्ड लेटेक्स। जो रबर प्लांट्स होते हैं वो एक वाइट स्टिकी लेयर एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। एंड द प्लांट्स ऑफ एकेशिया एक्सक्रीट्स अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस जिसको कहा जाता है गम। तो हमारे 2 प्रोडक्ट क्या है ट्री से, एक है लेटेक्स और दूसरा है गम। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक एक्वेटिक मीन्स वाटर हैबिटेट और एक टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड हैबिटेट। सो लेट्स सी द डिफरेंस। The organism that live and breed in water are called aquatic organisms and their habitat is called aquatic habitat. Water bodies like sea, lake, rivers etc. are aquatic habitat. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जहाँ पे वो रह रहे हैं उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट के अंडर पे क्या क्या आ गया, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब हो गए एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव, ग्रो एंड प्रोपगेट ऑन लैंड आर कॉल्ड terrestrial organisms and their habitat is called terrestrial habitat. Now terrestrial habitat includes forests, mountains, grassland, deserts and coastal regions. तो उसी का एकदम उल्टा अगर हम देखें तो जो भी ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, लैंड पे ब्रीथ करते हैं, लैंड पे ही सर्वाइव करते हैं, उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और वो जो लैंड है जहाँ पे वो रह रहे हो उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट, कोस्टल रीजन्स। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, how do desert plants adapt themselves to the condition in the desert? तो desert एनिमल का हमने एक पढ़ा था, दैट इज अबाउट कैमल। हमने कैमल कैसे अडेप्ट करता है डिजर्ट में, वो हमने दूसरे क्वेश्चंस में पढ़ा था। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो डिजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो कैसे, या वो क्या क्या फीचर्स अपने में अडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से वो डिजर्ट में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी देयर फीचर्स। Their leaves are reduced to scales or spines which reduce the loss of water by transpiration. तो उनके जो लीव्स होते हैं वो एक्चुअली स्केल्स में या स्पाइंस मीन्स कांटों में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लीव्स बेयर शंकन स्टोमाटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। उन लीव्स में जो स्टोमाटा होता है जिसके थ्रू एक्चुअली ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स वाटर का लॉस होता है, वो जो स्टोमाटास हैं वो श्रंकन होता है, मीन्स वो बहुत कम स्पेस प्रोवाइड करता है, उनका जो होल होता है या जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द थिक कटिकल इज फाउंड ऑन द स्टेम एंड लीव्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। एक थिक कटिकल प्रेजेंट होता है उनके स्टेम में या उनके लीव्स में, जो कि उन्हें प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से। ठीक है, सो दीज आर दी 3 फीचर्स जिसकी वजह से प्लांट्स जो है बिना पानी के, जो कि उनके लिए बहुत मेजर है, वो अपने कम अमाउंट पानी के लेके भी आराम से डिजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस बताने हैं. लेट्स सी. सो द एनिमल सेल का पहले देखते हैं. एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल. तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होते. प्लांट सेल में प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. उनमें सेल वॉल होता है और वो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलस से बना हुआ होता है. नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म इज डेंसर, मोर ग्रैन्युलर एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस. तो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल. ठीक है, एंड वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. लेकिन अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म इज एट पेरिफेरी एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर इन लार्ज सेल्स. बट साइटोप्लाज्म प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, पेरिफेरियल रीजन में होता है, मीन्स आसपास होता है एंड साइड में होता है एंड वो एक थिन लेयर प्रेजेंट करता है. ठीक है, वो एनिमल सेल की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता या बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉइंट 3. Vacuoles are absent. If present, they are small and help in excretion और secretion. तो vacuoles जो होते हैं in case of animal cells वो present नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा small size के होते हैं जो कि सिर्फ excretion और secretion में ही help करते हैं. Okay? Now what about in plant cells? Vacuoles जो होते हैं वो बहुत large होते हैं and they occupy the entire सेल. तो वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स के वो बहुत लार्ज होते हैं एंड वो पूरा का पूरा सेल का एंटायर स्पेस लेके होते हैं. ठीक है. नाउ प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में एंड प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड्स जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्लोरोफिल हमें मिलता है उसके अंदर, जो कि सन की एनर्जी ट्रैप करके प्लांट्स इसकी हेल्प से अपना खाना खुद बना पाते हैं. सो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. सो दिस वर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. अभी एनिमल सेल्स या सेल के स्ट्रक्चर का हमने देखा था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का उतना डिटेल्ड में डिस्कशन वहाँ पे नहीं किया था. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इन सेल के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. ठीक है. तो हमने यहाँ पे जितनी चीज़ें पढ़ी उसका बेसिक नॉलेज ये है कि एक जो सेल होता है, सपोज दिस इज द सेल, तो सेल में एक्चुअली क्या है, सेल का जो ये आउटर लाइन होगा दैट विल बी द सेल वॉल. ठीक है. अब हमें पता है कि सेल वॉल जो था वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. ठीक है. तो एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट नहीं होगा. वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट होगा. तो मीन सबसे बाहर होता है सेल वॉल, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो ये हो गया अंदर का जो एक लाइन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट जो है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. तो एक डिफरेंस हमें यहाँ से मिल गया जो पहला डिफरेंस था. अब नेक्स्ट क्या है, इस सेल में बाकी क्या होता है, एक होता है इसके अंदर का एक जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है. क्या होता है वो, साइटोप्लाज्म, जो हमने थोड़ी देर पहले सेकेंड पॉइंट में पढ़ा है. हमने क्या पढ़ा है कि एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा जगह घेर के रहता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है उतनी जगह नहीं लेता, वो एक पतली सी लेयर प्रेजेंट करता है. ठीक है. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. ये जेली लाइक सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे कि प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये सब होगा इस साइटोप्लाज्म के अंदर. एक और मेन चीज प्रेजेंट होती है एक सेल में, दैट इज द न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस के बारे में इन डिफरेंस में क्यों नहीं जिक्र किया गया, क्योंकि एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस, मीन्स मोस्टली प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स सब में ही न्यूक्लियस होता है. इसीलिए इस न्यूक्लियस के बारे में, जो कि एकदम सेंटर में एक डेंस
चीज़ होती है उसके बारे में इस जगह पे जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। सो दैट इज द न्यूक्लियस। तो मेन जो पार्ट्स हो गए सेल के, दैट विल बी द आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर का जो लाइन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म दोनों में ही होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस नहीं होता, वो जस्ट एक थिन लेयर देता है, ठीक है। उसके बाद बात की गई है वैक्यूल की। इस साइटोप्लाज्म में ही वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये वैक्यूल्स क्या होती हैं? वैक्यूल्स जो होती हैं उसके अंदर एयर, सॉल्ट या वाटर, इन सब का जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो एनिमल्स के केसेस में वो होता ही नहीं है, लेकिन प्लांट के केसेस में वो मोस्टली ज़्यादा जगह लेके रहती है। जैसे एनिमल के केस में साइटोप्लाज्म ने ज़्यादा जगह ले रखी थी, वैसे ही प्लांट सेल के केस में वैक्यूल्स ज़्यादा जगह लेता है, और एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल्स है ये प्रेजेंट नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और एक क्या बताया गया है? प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो चीज़ प्रेजेंट होती है प्लांट में, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, वो प्लांट्स में ही है, दैट इज प्लास्टिड्स का ही पार्ट है, ठीक है। एनिमल्स खुद नहीं बनाते अपना खाना, इसीलिए प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में तीन मेन चीज आ गया। एक तो हो गया सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, उसके अंदर का जो लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, जहां से वो शुरू हो रहा है सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा। उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगी वो होगा साइटोप्लाज्म, और एक और मेन चीज है दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट सेल में वो हो गया प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल सेल में वो प्लास्टिड्स और वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। उसकी जगह पे और भी बहुत सारी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है, इसीलिए बाकी सबका उतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। बेसिक में यही आता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। क्लियर? Now let's move on to the next question, that is question 4. Why do all living beings need food? सभी living beings को food क्यों चाहिए? Why are the green plants called autotrophs? So all living beings need food to grow and get energy to perform various activities. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए और एनर्जी पाने के लिए, जिसकी मदद से वो सभी काम कर सकें। और ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स, बिकॉज वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। उनके पास क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि सन की एनर्जी ट्रैप करके उनको खाना बनाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, दे कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Describe breathing. In what way is the exhaled air different from the inhaled air? तो breathing क्या है? The process of inhaling and exhaling air is called breathing. Breathing हमें पता है वो inhaling और exhaling का जो process है, सांस लेना और सांस छोड़ने के process को कहा जाता है breathing. अब breathing के टाइम पे क्या difference होता है exhaled और inhaled air में? Let's see. During breathing, oxygen is taken in and carbon dioxide, nitrogen, oxygen, unused part of the air and water vapor are breathed out. तो breathe in जब हम करते हैं breathing के टाइम पे, तब हम ऑक्सीजन लेते हैं, और breathe out क्या करते हैं, मीन्स exhale क्या करते हैं, जो एयर का unused part रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रहता है, साथ ही में वाटर वेपर भी हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। तो इनहेल्ड एयर में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम होता है,
लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग. तो इनहेल्ड एयर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी सब चीज़ें जो अनयूज्ड रहती हैं, वाटर वेपर, वो दे देते हैं. साथ ही जो हम सांस छोड़ रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा कंपेयर टू जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी. टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन. पहला है ग्रासलैंड, माउंटेन, ओशन एंड डिजर्ट. इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा, ओशन होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, मीन्स लैंड हैबिटेट्स हैं. सिर्फ ओशन जो है वो एक एक्वेटिक हैबिटेट के अंडर पे आता है. नेक्स्ट सेकेंड वन, लोटस, ओपुंशिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया. तो इसके अंदर से ओपुंशिया विल बी द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं. ठीक है. लोटस, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया ये सब जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं. नेक्स्ट इज मंकी, याक, स्नेक एंड लायन. तो याक जो है इज एन एनिमल ऑफ माउंटेन रीजन. बाकी सब जो है वो ग्रास लैंड्स के फीचर्स को अडेप्ट करता है. मीन्स बाकी सब जो है वो ग्रास लैंड्स में पाए जाते हैं. ओनली याक जो है वो माउंटेनियस रीजन का एनिमल है, इसीलिए याक जो होगा वो ऑड वन आउट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड फ्लाइंग. ऑब्वियसली फ्लाइंग होगा ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब जो है वो किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है. अदर्स आर रेस्पॉन्सेज टू डिफरेंट स्टिमुलाई. स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के लिए फ्लाइट के रिस्पॉन्स में फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जियोट्रोपिज्म एंड वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट्स दिखाते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है. So these are the responses to stimuli, but flying is another adaptive features. ठीक है. Next is question number 5. Cactus, acacia, that is bait, also called jujube, hydrilla. ठीक है. तो हाइड्रिला होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो है वो एक्वेटिक प्लांट है और बाकी सब जो है वो डेजर्ट प्लांट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन ई, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इन सब के डेफिनेशंस बताने हैं, इनको डिफाइन करना है. पहला है नेस्टिज्म. नेस्टिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट नीदर इन द डायरेक्शन नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई इज कॉल्ड नेस्टिज्म. बेंडिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग देम इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिज्म. तो नेस्टिज्म क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट प्लांट्स के जो कि उसके स्टिमुलस के डायरेक्शन पे भी नहीं होता, स्टिमुलस से अवे भी नहीं होता. ठीक है. तो जैसे कि टच मी नॉट प्लांट को अगर हम टच करेंगे तो अपने लीव्स को क्लोज कर लेंगे, तो वो ना अवे हुआ, ना ही उसकी तरफ कोई मूवमेंट दिखाया उसने, ना ही उससे दूर जाने का कोई मूवमेंट दिखाया उसने. सो दिस विल कम अंडर नेस्टिज्म. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स. इसको हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं. Plants and trees which make their food themselves are called autotrophs. All green plants are autotrophs. They are also called producers because they produce food for other organisms. तो plants और trees जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स. तो सभी जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे और उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो खुद खाना बनाते हैं दूसरों के लिए भी. मीन्स हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट वी आर नॉट मेकिंग अवर फूड बाय आवरसेल्व्स. हम अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, हम अपना खाना प्लांट्स से ले रहे हैं. तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हमारे लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज हाइड्रोफाइट्स. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर, आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है फ्रेश वाटर के, उसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स. ठीक है ना. हाइड्रोफाइट्स में क्या क्या हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, रूटेड एंड फ्लोटिंग हो सकता है, या फिर सबमर्ज्ड हो सकता है. तो लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया ये सब जो है वो हाइड्रोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स में पता है कुछ मेराइन वाटर्स में होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं. तो जो फ्रेश वाटर्स में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं
उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स में क्या क्या हो जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग हो जाएगा, रूटेड या फ्लोटिंग होंगे, या फिर सबमर्ज्ड होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ऐसे प्लांट्स के, ऐसे हाइड्रोफाइट्स के, दैट विल बी लोटस, वाटर लिली, विलिसनेरिया एक्सेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और द टर्म 4, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स which improve the chances of its living in the environment in which it lives is known as adaptation। तो ऑर्गेनिजम्स की वो टेंडेंसी जिसमें वो अपने में कुछ सर्टेन, कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास के सराउंडिंग पे उनका बचना, उनका सरवाइव करना इजी हो जाता है, उस टेंडेंसी को कहा जाता है एडेप्टेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th वन, arboreal organisms। The organisms that use trees for their activities are known as arboreal organisms। Example क्या होंगे, सारे birds such as eagle, swallow etc. are arboreal। मीन्स जो organisms trees यूज करते हैं अपना काम करने के लिए, अपने सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें कहा जाता है arboreal animals। मीन्स जैसे हो गया बर्ड्स, जो जितने भी बर्ड्स हैं उसको एर्बोरियल कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना जो घोंसला है वो भी ट्री पे बनाती हैं। दे ब्रीड ऑन ट्रीज, सो दे मोस्टली बर्ड्स ब्रीड ऑन ट्रीज, राइट। सो दैट इज वाई दे विल कम अंडर एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। So students, with this the exercise questions are being ended. Also, this marks the end of the chapter. In our next video, we will come up with another video of another chapter. Till then, stay tuned and thank you.